पार्टी के विभिन्न निकाय में रहे, केंद्रीय, प्रदेश, जिला, गांवपालिका स्तर के आदरणीय नेतागण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित तमाम उपस्थित जन समुदाय में मेरा जय मधेश का अभिवादन है। जय मधेश। सबसे पहले जो लोग आज पार्टी में प्रवेश किए, नेपाली कांग्रेस छोड़कर प्रवेश किए, नेकपा छोड़ के प्रवेश किए, उन तमाम लोगों को मैं ये पार्टी में, जनता समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करना चाहता हूं। उन्हें मैं शुभकामना देना चाहता हूं, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जनता समाजवादी पार्टी एक मुल्क में वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ है। आज के दिन में कांग्रेस जैसी पार्टी, नेकपा जैसी पार्टी से मुल्क के कल्याण नहीं होने वाला है। कांग्रेस जैसी पार्टी आप देखेंगे, उसका इतिहास देखेंगे तो 70-75 वर्ष के भीतर में उनकी गतिविधि देखेंगे तो वो लोग आज तक भी ये मधेश में रहने वाला मधेशियों, यहाँ रहने वाला मुस्लिमों, दलितों, यहाँ रहने वाला जो उत्पीड़ित समुदाय है, चाहे वो पहाड़ के जनजाति हो, उनके लिए काम कभी नहीं किए। अगर वो अच्छे से काम किए रहते तो मुल्क आज सबसे गरीब नहीं रहता। अगर वो अच्छा से काम किए रहते तो ये प्रदेश जो बना हुआ है, ये प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश नहीं रहता। वैसा ही स्थिति नेकपा का है। आज नेकपा के छोड़ के सैकड़ों पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस पार्टी में प्रवेश किए। आज मैं बताना चाहता हूं, इनकी इतिहास भी 70-75 वर्ष से कम नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो इनकी हाल भी कांग्रेस से फर्क नहीं है। आज ये लोग भी सिर्फ मधेशियों से, यहाँ रहने वाला दलितों से, यहाँ रहने वाला जनजातियों से, यहाँ रहने वाले वो तमाम उत्पीड़ित समुदाय से सिर्फ मत लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन इनकी हक के, इनकी हित में काम ये नहीं करते हैं। अगर नेकपा जैसी पार्टी, नेपाली कांग्रेस जैसी पार्टी अगर सबसे ज्यादा कहा जाए तो यही दो पार्टी आज तक पात्र परिवर्तन हुआ है। कोइराला के जगह पर देउबा के जगह पर नेपाल के जगह पर खनाल के जगह पर ऐसा ही ओली होते हुए चल रहा है। लेकिन ये लोग आज भी वो मधेशियों के अपने नहीं मानते हैं। ये भूगोल ही तो मानते हैं, ये भूमि तो इनकी है, लेकिन ये भूमि पर रहने वाला मधेशियों इनका नहीं है, ये इनकी व्यवहार होता है। आप देखेंगे, आप ये कहा जाता है कि किस भूमि के लोग कितनी संपन्न हैं, दुनिया में कहां के लोग कितना संपन्न हैं, इसका मापक होता है, इंग्लिश में इसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, मानवीय विकास सूचकांक कहते हैं, जिसमें शिक्षा की अवस्था क्या है, स्वास्थ्य की अवस्था क्या है, गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है। मैं बताना चाहता हूं आपको, ये समतल भूमि, उपजाऊ भूमि, ये सिर्फ प्रदेश 2 में सही किस्म से अगर सरकार का कृषि नीति रहता, सरकार के जो सिंचाई नीति रहता, सरकार इसको देख समय पर मल खाद उपलब्ध कराया रहता, तो ये भूमि के उपजनी से पूरे देश का पालनहार होता। मगर आज कहाँ है? आप देखेंगे किसी जमाने में यहाँ का धान भारत के बिहार में बिक्री होता था, किसी जमाने में यहाँ का चावल
आपको अन्य यूरोपियन मुल्क में जाता था, लेकिन आज आप बासमती खाना चाहते हैं तो पारी से ले आते हैं। आप कोई दैनिक उपभोग के सामान जैसे दाल वगैरह, तेल वगैरह भी पारी से ले आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सरकार का जो कृषि नीति रहा है वो नीति पूरे फ्लॉप हो चुका है। आपका यहाँ का सिंचाई नीति है, यहाँ का भूमि आप देखेंगे, वैसे तो 2.5 वर्ष से के भीतर हमारी भी प्रयास हुआ है मैं कहूंगा, लेकिन आज आप देखेंगे तो यहाँ के आधा से ज्यादा भूभाग जो आकाश से खेती कहता है पानी पर निर्भर करता है। तो कैसे यहाँ के कृषि का उपजा नहीं बढ़ेगा? कैसे यहाँ के जमीन में उपजाऊ आप अन्न उत्पादन कर सकेंगे? मलखाद आप जाइएगा, पारी अभी बॉर्डर पर पुलिस बैठा है, अभी पुलिस हैंड ओवर करने के चक्कर में नहीं है। आप जाइए, आप वो जो सामान्य किसान है उनकी बहुत किस्म के उनका पीड़ा है, लेकिन वो बड़े लोग के लिए नहीं है, वो बड़े लोग के लिए नहीं है। तो जो मुल्क अपने जनता के मलखाद सिंचाई और अन्य बेसिक चीज उपलब्ध नहीं करा सकता है, तो ऐसी सरकार से क्या आप एक्सपेक्टेशन करेंगे? आप शिक्षा के संदर्भ में चलिए, सबसे बदतर बेहाल अवस्था यहाँ शिक्षा के है। कौन जिम्मेवार है? मुल्क संघीयता में गया है, लोग तो कहेगा आप भी सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं, आपका पार्टी भी सरकार। यहाँ पहले का जिला शिक्षा अधिकारी भी प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं, पहले का जिला शिक्षा अधिकारी भी आज प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं है। कोई भी शिक्षा गांव पालिका नगर पालिका के अंतर्गत रखा है, लेकिन आज भी मास्टर के नियुक्ति कभी रोकना कभी छोड़ना के हाल में पहुंचा दिया। सारे किसी से अभी मंच पर बैठे बहुत पालिका के प्रमुख लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए आज अवस्था क्या है। सारे प्रदेश के जितना बजट है तो शिक्षा मंत्रालय का उतना बजट है, लेकिन अवस्था क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि इनकी शिक्षा नीति भी गलत है, इनकी शिक्षा नीति एकात्मक है, इनकी शिक्षा नीति पूरे फ्लॉप हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ उद्योग धंधा की अवस्था क्या है, सबसे प्लेन भूमि यही है, लेकिन सबसे बदहाल यही पर। आप देखेंगे गरीबी की अवस्था, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिसको कहता है बहुआयामी गरीबी। मैं गया प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठी कमेटी में, तो वहां बताया गया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और राष्ट्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रस्तुत किए कि सबसे बदहाली अवस्था यही है, गरीबी यही, बेरोजगारी यही, सबसे ज्यादा आज माइग्रेशन में विदेश में चाहे भारत हो चाहे खाड़ी मुल्क में ही के जाने वाले लोग हैं। प्लेन भूमि आप वहीं का, सारा शिक्षा स्वास्थ्य के आपका व्यवस्था किसी जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हुआ करता था, लेकिन आपका सारा समस्या का जड़ यही है, इनकी केंद्रीकृत एकात्मक और विभेदकारी नीति है। इसलिए ये जसपा पार्टी आप देखेंगे, इस पार्टी में ये पार्टी के सिद्धांत स्पष्ट है। ये पार्टी चाहती है कि सब किसी कोई यहाँ गरीब और धनी के बीच में भेदभाव नहीं हो, गरीब का हर सरकार के जो जितनी राष्ट्र की साधन स्रोत है वो सारे में गरीबों की पहुंच हो, ये सारे जगहों पर उन तमाम लोगों के पहुंच हो, ये सरकार चाहती, ये हमारी पार्टी चाहती है। हमारी पार्टी चाहती है कि यहाँ रहे हुए उत्पीड़ित समुदाय जब तक ये संपन्न नहीं हो सकते हैं, जब तक इनके साथ जो भेदभाव अंत नहीं होगा, जब तक जो मधेश आंदोलन के जो उपलब्धि रहा है, यहाँ के मधेशियों ने शहादत देकर ये मुल्क में संघीयता ले आया, लेकिन संघीयता ले आने पर क्या हुआ? आज भी संघीयता का विकृत रूप यहाँ दिया गया। हम संघीय सरकार के अंतर्गत 3 तरह के सरकार, एक तरह के सरकार के नेतृत्व मैं कर रहा हूं, लेकिन आज संघीयता कैसे कमजोर हो। आज आपको मैं छोटा उदाहरण बताता हूं कि संघीयता में वो कोई अधिकार ऊपर से नीचा नहीं आता है। संघीयता का जो संविधान जो परिकल्पना किया है वो सोवेरेंटी जिसको कहता है, संप्रभुता अधिकार के एक बांट है।
अधिकार का डिवीजन है, लेकिन हमसे भेदभाव किया जा रहा है। संघीयता आने के बाद ये मधेश आंदोलन से स्थापित संघीयता, गणतंत्र, समानुपातिक समावेशता, ये सारे जो उपलब्धि है, ये सारे उपलब्धि को अपूर्णता से यहाँ जो प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के दिन में संघीय सरकार का एक ही मोटिव है कि ये प्रदेश, ये देश में आया हुआ संघीयता वो कैसे कमजोर हो। ये महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म रहे, एक प्रशासनिक संघीयता रहे। हम कुछ वहां बजट दे दे और वो बजट वहां के लोग कार्यान्वयन करें। यहाँ के लोग प्रदेश संघीयता में जाने पर सही में कहा जाए हम एक सरकार के नेतृत्व कर रहे हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या पुलिस और प्रशासन के बिना सरकार होता है? नहीं होता। पुलिस प्रशासन ही सरकार का अर्थ है। तो वैसे आज के दिन में भी पुलिस जो आज संघीय संघ में कहा जाए तो संसद से एन पास भी हो चुका है। वो 2076 मांग 28 गते राष्ट्रपति से प्रमाणित हो चुका है, लेकिन आज भी जो प्रहरी का जो यहाँ समायोजन होना चाहिए नहीं हो रहा है। आज भी बहुत कारण से विलंब किया जा रहा है। आज भी हमें 1/4 से कम कर्मचारी अभी दिया गया है। क्या यही ईमानदारीता है? उतना ही नहीं, हमें जो बजट दिया जाता है वो आपको मैं उदाहरण दिए, एक संपूरक अनुदान बोलता है। वो संपूरक अनुदान प्रदेश 2 में सिर्फ आपको 2,77,00,000 है, तो गंडकी प्रदेश में 1,49,50,00,000 है, और सुदूर पश्चिम में जाइए तो 1,26,27 करोड़ जितना है। मान लीजिए कोई भी प्रदेश 80, 85, 90 करोड़ से कम नहीं है, लेकिन प्रदेश 2 में सिर्फ 2,77,00,000। ये भी बेईमानी का पराकाष्ठा है। ऐसी बेईमानी प्रदेश 2 के सरकार के साथ हो रहा है। ये चाहते हैं कि आज के दिन में इनकी कमजोरी के बारे में, इनकी जो गलती के बारे में संघीयता मजबूत करने के लिए अगर कोई प्रदेश जोरदार आवाज उठाता है वो है प्रदेश 2। प्रदेश 2 चाहती है कि यहां रहने वाला तमाम उत्पीड़ित समुदाय का अधिकार सुनिश्चित हो। प्रदेश चाहती है यहां रहने वाला दलित जो सदियों से विभेद में रहा है उनके साथ विभेद अंत हो। हम चाहते हैं यहां रहने वाला महिलाओं के साथ जो सदियों से विभेद होता आ रहा है उनके साथ विभेद नहीं हो। हम चाहते हैं यहां रहने वाला मुसलमान जो सदियों से विभेद में रहा है उनके साथ विभेद नहीं हो। हम चाहते हैं कि यहां रहने वाला तमाम उपेक्षित समुदाय के साथ उत्पीड़न के भेदभाव, उत्पीड़न के व्यवहार न हो। हम चाहते हो, लेकिन वो हमारे विभिन्न रूप में, हमारी शक्ल में उनकी नेता आता है और हमें गुमराह करता है। हमें ये बताता है कि सही मधेसी तो हम हैं, हम तो जनयुद्ध लड़े हैं, हम तो डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़े हैं, लेकिन वास्तविकता यही है वो डेमोक्रेट है, न वो किसी उत्पीड़ित समुदाय के हक अधिकार के लिए लड़ा है। सिर्फ लड़ा है तो देश लूटने के लिए लड़ा है, देश बर्बाद करने के लिए लड़ा है, गरीबों के गरीब बनाने के लिए लड़ा है, कमजोर के कमजोर बनाने के लिए लड़ा है। आज इसके छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं किया। ये है स्थिति। प्रदेश सरकार गठन के बाद हम अपना सीमित स्रोत साधन से हमने बहुत काम भी शुरू किया। हम लोगों ने शुरू किया कि इस समाज में रहा हुआ विभेद, सदियों से भेदभाव आता हुआ समुदाय, चाहे महिला हो, ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण किया गया है। ये पहला प्रदेश है जहां हम लोग प्रहरी एन बना चुके हैं। हम निजामती सेवाएं 2-3 दिन के भीतर में विधेयक पास करके हम एन बनाएंगे, हमने उसमें व्यवस्था किया है। उतना ही नहीं, ये प्रदेश के भीतर जो समुदाय जितना है, दलित 18% है, उनको 18% आरक्षण किए हैं। मुस्लिम 12% है तो हम 12% किए हैं। मधेसी समुदाय 53% है तो हम 53% आरक्षण किए हैं। ये हिसाब से
अब आपको दिखेगा, हम लोग आंदोलन के समय में कहे थे कि यहाँ के युवाओं के हम रोजगारी देंगे, यहाँ के युवाओं के हम पुलिस में भरना करेंगे, यहाँ के युवाओं के हम प्रशासनिक सेवा में लेंगे। हम एन बना रहे हैं। आप लोग का घबराना नहीं होगा, आप लोग का चिंता करना नहीं होगा। कानून बनाने में भले समय जो लगे, लेकिन आने वाला दिन में अपना युवाओं, यहाँ मधेश के युवाओं के प्रहरी के ढीला लगाने के लिए, प्रहरी में भरना करने के लिए प्रदेश सरकार गंभीर है। वो चाहती है कि यहाँ के युवाओं पर प्रहरी में बने, यहाँ के इंस्पेक्टर बने, वो डीएसपी एसपी बने, यहाँ के बने, उसमें प्रदेश सरकार लगाए। हम चाहते हैं कि यहाँ के युवा प्रशासनिक सेवा में यही के युवा, यही के हमारी समुदाय के लोग प्रमुख सचिव तक बने। हम ये चाहते हैं, हम बना कर रहेंगे, हम उन्हें दिखा कर रहेंगे कि मधेश के युवा भी काबिल है, वो हर कुछ कर सकता है जो पहाड़ के तुम्हारा दिग्भ्रम है, जो हम वो कर सकते हैं। वैसे सारे अभियान में लागे हैं। आपने सुना होगा कि प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, ये प्रदेश के भीतर जितना बेटी जन्मती है, पहले हमारी समाज में, आज के दिन में हमारे समाज में भी वही है कि बेटी होते ही क्या होता है कि वो बोझ माना जाता है। बेटी होते ही ये अभिशाप हम मानते हैं। एक दो बेटी हो जाए तो लगता है कि पहाड़े गिर गया। लेकिन प्रदेश दो के सरकार, ये प्रदेश के भीतर जितना बेटी जन्मी है, 2075 माघ 1 गते से जितना बेटी जन्मी है, उस सारे बेटियों को 3 लाख के बीमा शुरू किया है। ये प्रदेश के भीतर सारे बेटियों का 3 लखिया बना दिया है। और यहाँ बैठे हुए हमारे मेयर साहब लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा कल्याण, इससे ज्यादा भलाई का काम कुछ नहीं होगा। आप लोग भी क्या कीजिए, वो 3 लाख के 6 लाख बनाकर ये सारे बेटियों के 6 लखिया बना दीजिए। लोग बेटी जन्माने में फक्र करेगा। मैं आज भी मेरा गर्व, मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं किसी को तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पुरुष से महिला ज्यादा ईमानदार होती है, इस पर मेरा भरोसा है। इसलिए मैं वो चाहता हूं। इस समुदाय में आज देखे होंगे, आज ही प्रहरी दिवस के अवसर में मैंने कहा, आज हमारे समाज में बेटियों के साथ जो किस्म के, महिलाओं के साथ हिंसा, जो हमारे पाशविक व्यवहार हो रहा है, मैं आज भी मंच से कहता हूं और संघीय सरकार से मैं हर समय आवाज उठाकर कहता हूं, वैसे बलात्कारियों को फांसी को सजाए दिया जाए, मृत्यु दंड के सजाए दिया जाए। उतना ही नहीं, प्रदेश सरकार दलित सशक्तिकरण बनाया है। ये नेपाल में किसी प्रदेश में नहीं, इंडिया का दलित जो सशक्ति इंपावरमेंट एक्ट है, उससे ज्यादा सशक्त हम बनाए हैं। आने वाला दिन में दलितों के लिए, उनकी बेटा बेटी के उच्च शिक्षा प्रदान के लिए प्रदेश सरकार स्कॉलरशिप देगा, उनके लिए स्वास्थ्य बीमा कराएगा, उनके लिए राशन कार्ड की व्यवस्था करेगा, उनके लिए हर संभव प्रयास करने वाला है। आने वाला दिन में हम लोग आयोग गठन करके आगे बढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारा समाज सुधार का हम लोगों ने काम किया। आने वाला दिन में दलित हम आकर दिए थे, यही शंभू सदा और राजू सदा के मैं घर पर आया था। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये मंच पर बैठे सरकार का जो प्रतिनिधि है, सरकार का जो मंत्री है, वो आपका मंत्री है, आंदोलन के बल पर स्थापित मंत्री है। ये मंत्री लोग आपके घर में आकर आपके सुख दुख पूछते हैं और आपसे वो पूछते हैं कि भाई आपका पीड़ा क्या है। मैं मुख्यमंत्री होकर भी मैं माननीय राम आशीष जी के साथ शंभू सदा के घर में आकर प्रदेश सरकार के 5 लाख का चेक मैं देकर सम्मानित किया। राजू सदा के घर में आकर 5 लाख के चेक देकर सम्मानित किया। मैं बताया कि आपकी सरकार है और आपकी सरकार आपके द्वार पर है, आपके सुख दुख में है, आपके साथ है। ऐसा ही बहुत सारा हमारी अभियान है, वो एक एक कहकर हम नहीं बता सकते। लेकिन आज के दिन में ये मुल्क में रहने वाला तमाम उत्पीड़ित समुदाय, मधेसी, मुस्लिम, थारू, दलित, पहाड़ के जनजाति, उनकी अधिकार की बात करता है, उनकी पहचान की बात करता है, उनकी सम्मान की बात करता है, उनकी स्वाभिमान की बात करता है, तो करता है तो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। आज वो नेकबा से आप नहीं लेंगे। नेकबा
पार्टी का मतलब भ्रष्टाचारियों के पार्टी, कांड के पार्टी, घूसखोरों के पार्टी, कुशासनों देने वाला का पार्टी। वो पार्टी से मुल्क का समृद्धि नहीं हो सकता है, मुल्क का विकास नहीं हो सकता है, मुल्क का तरक्की नहीं हो सकता है। मुल्क का तरक्की सिर्फ ईमानदार लोगों और ईमानदार पार्टियों से हो सकता है। तो आज के दिन में आपके सामने हम लोग आए, हमारे पार्टी में एक से हम लोग सारे एक जगह पर आए। कल के दिन में एक पार्टी के नेतृत्व हमारी राजन महतो जी करते थे, महान जी करते थे, उपेंद्र जी करते थे, महेंद्र जी करते थे, सारा जी करते थे। पहाड़ में उधर जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री रहे बाबूराम भी एक पार्टी नया शक्ति बनाए। अशोक जी जो जनजातियों के अधिकार की बात करते, इसलिए आज ये सारे लोग एक मंच पर आए हैं। आप लोग के बताना चाहते हैं कि ये पार्टी जनता समाजवादी पार्टी एक वैकल्पिक शक्ति है जो आने वाला दिन में ये कांग्रेस और नेकपा आज वर्षों से ये मुल्क को नहीं कर सका, ये आने वाला दिन में कर दिखाएगा। अब का हमारी मिशन ये प्रदेश 2 का ही सरकार नहीं, हमारी मिशन 7 प्रदेश का सरकार है। हमारी मिशन अब वो सिंह दरबार जो ओली और प्रचंड और देहुबा के लिए नहीं, अब आने वाला दिन में वहां बैठने वाला मधेसी होगा, जनजाति होगा, वो उत्पीड़ित समुदाय के लोग होगा, वो हमारी मिशन है। हम चाहते हैं कि समग्र में ये मुल्क को कैसे हम लोग परिवर्तन कर, मुल्क को दशा और दिशा परिवर्तन करना है। तो आपके सामने एक ही विकल्प है, जनता समाजवादी पार्टी, वो वैकल्पिक शक्ति के रूप में आए। बहुत समय बीत गया और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला समय में वो बहुत कुछ हम लोग आपके साथ मिलेंगे, बात करेंगे। और मैं इतना कहूंगा कि जो लोग आज पार्टी प्रवेश किए हैं उन तमाम लोगों को मैं फिर एक बार उन्हें शुभकामना देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और आने वाला ये दशहरा, दीपावली, छठ को शुभकामना देते हुए आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद। जय मधेश।